दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉर्ज होगन नोल्स की बुक इन द ग्रिप ऑफ द जंगल्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है अ फियर्स जंगल बैटल। एक बार की बात है, मैं एक राजा साहब के साथ हिमालय के नीचे तराई इलाके में शिकार पर गया था। इन राजा साहब का एक समय पर मैं ट्यूटर था। हमारे साथ थे महान शिकारी मेजर बी। अब सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही हम लोग निकल गए थे अपनी शिकार ट्रिप पर, उस जगह के लिए जिस जगह का नाम था हाथी कुंड। और ये हाथी कुंड आता था ग्रेट गंगा फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर। मैं और राजा एक हाथी पर सवार थे। ये एक मादा हाथी थी और हम आगे आगे चल रहे थे। मेजर भी एक टस्कर हाथी पर हमारे पीछे पीछे चल रहे थे और आसमान ऐसा लग रहा था जैसे कि तारों से सजा हुआ हो। जंगल की खूबसूरती हालांकि अभी सुबह हुई नहीं थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुबह सुबह हमारे अंदर भक्ति का एहसास भी हो रहा था। माहौल कुछ ऐसा था। हालांकि हम गए तो थे शिकार ट्रिप पर और हमारे हाथी चल रहे थे एक फायर लाइन के अंदर। फायर लाइन वो रास्ता होता है जो कि आग ना लगने के लिए जंगल में बनाया जाता है, जिसमें घास साफ कर दी जाती है, रास्ता भी साफ कर दिया जाता है ताकि कहीं से आग आए तो वहीं पर रुक जाए, आगे ना जाए। इसलिए हमारे दोनों तरफ थी ऊंची ऊंची घास, बीच में साफ रास्ता। अभी हम लोग 2 या 3 मील की दूरी तक आगे गए होंगे कि अचानक 2 भौंकने की आवाज ने हमारे कान खड़े कर दिए। कान खड़े कर दिए हाथी के भी, और हम लोग वहीं पर रुक गए। ऐसा लग रहा था कि जंगली कुत्ते हैं जो किसी पर हमला कर रहे हैं। थोड़ी देर हम लोग सुनते रहे। अब हमारी उत्सुकता जागी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। अब हमने फायर लाइन की वो रोड छोड़ दी, घनी घास के अंदर घुसे। आवाज की दिशा में हम बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हल्का हल्का उजाला हो गया था। इतना उजाला हो चुका था कि हम ठीक से देख पाए, और हमने ठीक से देख भी लिया। सामने 2 जंगली सुअर खड़े हुए थे। अब ये लोग अपनी रक्षा कर रहे थे जंगली कुत्तों के झुंड से। अब जंगल में एक ऐसा युद्ध होने जा रहा था जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और कोई भी जंगल का लवर ऐसे युद्ध को छोड़ना नहीं चाहेगा, जरूर देखना चाहेगा। ऐसे मौके जिंदगी में शायद 1 या 2 ही मिलते हैं। हमें भी आज मिला था। हमने अपने हाथियों को सावधानी के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया और हम देखने लगे कि आगे आगे क्या होता है। अब जंगल के जो भी जानवर थे, चाहे वो जंगली सुअर थे, चाहे वो जंगली कुत्ते थे, जंगली हाथियों के आदी होते हैं। इसलिए जो हमारे पालतू हाथी थे, उन्हें भी वो जंगली हाथी ही समझ रहे थे। वो अपनी लड़ाई में मगन थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां पर 2 हाथी खड़े थे। अब 2 जंगली सुअर भी पूरी तरह से तैयार थे, गुस्से में आग बबूला थे और धूल उड़ा रहे थे। तभी वहां पर ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज आई जैसे कि लगा कि वहां पर बहुत सारे जंगली कुत्ते मौजूद है घास के अंदर। अब वो सारे के सारे जंगली कुत्ते टूट पड़े उन 2 जंगली सुअर के ऊपर। थोड़ी देर के लिए लगा कि जंगली सुअरों का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो भी थे जंगली सुअर। लेकिन उन जंगली सुअरों का भी कहना था कि हम हैं जंगली सुअर, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने दाएं बाएं अपने टस्क मारे, कुत्ते यहां वहां गिरे। अब पलड़ा भारी हो गया था जंगली सुअरों का। अब 2 जंगली कुत्ते यानी कि ढोल उन जंगली सुअरों के ऊपर सवार होके आगे की तरफ जा रहे थे। 2-3 कुत्ते जंगल में नीचे पड़े हुए थे, यानी कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं थे। जंगली सुअरों ने उनका हाल बेहाल कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि हरिद्वार के जंगलों में जंगली कुत्ते यानी ढोल कैसे? वो तो यहाँ पर पाए नहीं जाते। लेकिन पुराने ब्रिटिश टाइम पर हरिद्वार यानी जो आज राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ पर ढोल के झुंड देखे जाते थे। सिर्फ नॉल्स ने नहीं, बहुत सारे ब्रिटिश टाइम के हंटर्स ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने बहुत सारे ढोल देखे थे हरिद्वार के जंगलों में, यानी कि आज के राजाजी नेशनल पार्क में। और ये जो बात है, घटना है, ये भी हाथी कुंड की है, उस जंगल के आसपास ही है। अब जो लड़ाई चल रही थी वो बराबरी का मुकाबला नहीं था।
दो जंगली सुअर थे, उनका मुकाबला था बहुत सारे जंगली कुत्तों से, और ऐसा लग रहा था कि ये जंगली सुअर बड़े जल्दी ही मार दिए जाएंगे जंगली कुत्तों के द्वारा। लेकिन तभी जहां पर ये खुले इलाके में लड़ाई चल रही थी, एक जंगली सुअर तेजी से भागा और घास के अंदर घुस गया। कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे गए तेजी के साथ, लेकिन जितनी तेजी के साथ वो गए थे उतनी ही तेजी के साथ वो वापस आ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि जंगल के अंदर ताऊ जी आ चुके हैं, या फिर आ चुकी हैं ताई जी, यानी कि टाइग्रेस। अब हमें यह देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जंगली कुत्ते जब किसी के पीछे जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं जब तक वो उसे मार ना दे, चीर फाड़ ना दे। तभी अचानक से सूरज की किरणें बाहर आ गईं। सुनहरी किरणें घास पर पड़ रही थी, पेड़ पर पड़ रही थी, विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जो अकेला जंगली सुअर वहां पर पड़ा था, उसको जगह जगह से चीर फाड़ दिया था जंगली कुत्तों ने। अब वो अपना सर ऊपर करके अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि हार मानना तो उसने भी नहीं सीखा था। अब हमारा मन कर रहा था कि हम कुत्तों को गोली मार दें ताकि हम उस जंगली सुअर को बचा सके। लेकिन जिस एलिफेंट पर वो राजा और मैं बैठे थे, वो अचानक हिलने डुलने लगा, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। मेजर भी निशाना लेने जा रहे थे अपनी राइफल से, तभी देखा कि महावत दाहिनी तरफ बड़ा बेचैन होकर देख रहा है। घास में कुछ हलचल हो रही थी, कुछ भारी भरकम जानवर था वहां पर। मेजर भी ने उस दिशा में निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी इतना हिल डुल रहे थे कि निशाना लग नहीं पा रहा था। हम सब की निगाहें उस तरफ थी कि आखिर घास के अंदर ऐसा क्या है जिसने कि दोनों हाथियों को बेचैन कर दिया है। अब दोनों राइफल से लपलपाती जीभ निकालते हुए अग्नि चली प्रचंड वेग से, यानी कि हुआ धमाका उस दिशा में जहां पर हमें लग रहा था कि कोई बड़ा जानवर है, और अगले ही सेकंड हाड़ कपाने वाली दहाड़ की आवाज सुनाई दी। ये गर्जना थी एक टाइगर की। अब जैसे ही ये दहाड़ की आवाज सुनाई दी, जानवरों में खलबली मच गई। आधे से ज्यादा जंगली कुत्ते भाग गए। दो चार थे जो उनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मती थे, वो अपनी जीभ बाहर निकाल के हाफ के देख रहे थे कि ये ताऊ जी कहाँ से आ गए। जंगली सुअर को छोड़ के बाकी के जंगली कुत्ते साइड में भाग चुके थे कि हम हैं जंगली कुत्ते, हिम्मती हैं, लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ लग रहा है। अब हमें जबरदस्त तरीके से टाइगर की दहाड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि टाइगर घायल हो गया है। हम टाइगर की दिशा में आगे बढ़ चले, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने के पहले हमने अपना हाथी बढ़ाया फायर लाइन की तरफ। फायर लाइन में हमने देखा कि कुछ जंगली कुत्ते जिंदगी और मौत से आखिरी संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उन्हें फाड़ दिया था जंगली सुअर के टस्क ने। हालांकि जंगली सुअर भी जिंदगी की आखिरी लड़ाई ही लड़ रहा था। शायद इनकी लड़ाई ऊपर जाके भी जारी रहने वाली थी। अभी हम घास में करीब 100 कदम आगे बढ़े थे। वहां पर एक थोड़ी सी क्लियरिंग थी, ओपन एरिया था। हमारा आमना सामना हो गया टाइगर से। ये शायद मारा था निशाना मेजर बी ने। वहीं पर जंगली सुअर मरा पड़ा था। अब हमें समझ में आया था कि जो जंगली सुअर घास के अंदर भागा था, अचानक से जंगली कुत्ते जो कि उसका पीछा कर रहे थे, दौड़ के बाहर क्यों निकल आए थे। अब टाइगर और जंगली सुअर दोनों बुरी तरह से घायल थे और दोनों गुस्से में एक दूसरे को फाड़ रहे थे। अब ये सब घटना देख के हमारे हाथी बुरी तरह से हिलने लगे, डुलने लगे। लेकिन महावत हमारे एक्सपीरियंस से उन्हें मालूम था कि ऐसी परिस्थिति में करना क्या है। अब उसे देख के हमें मालूम चल चुका था कि एक टाइगर्स थी, उसका साइज देख के और बाकी चेहरा मोहरा देख के भी। वो सवार थी जंगली सुअर के ऊपर, जिसे कि बार बार झटक दे रहा था वो जंगली सुअर। और उसके बाद जंगली सुअर तेजी से आगे बढ़ता था, अपनी शक्ति दिखाता था और अपने दांत घुसा देता था और फाड़ देता था कहीं ना कहीं से टाइग्रेस का पेट। अब गुस्से से आग बबूला होके टाइग्रेस की दहाड़ फिर से गूंज उठती थी जंगल में। लेकिन अब टाइग्रेस का चेहरा हमारी तरफ था और उसने हमें और हमारे हाथियों को देख लिया था। अब हाथी इतने ज्यादा हिलडुल रहे थे कि ऐसे में निशाना मारना कोई फायदा नहीं था, क्योंकि निशाना तुक्के में ही जाना था और तुक्के लगते हैं अनाड़ियों के। खिलाड़ियों के तुक्के हमेशा चूक जाते हैं।
अब जैसे ही हमारे हाथियों और हम पर निगाह पड़ी उस टाइग्रेस की, उसने छोड़ दिया उस जंगली सुअर को। बिजली की तेजी के साथ वो हमारी तरफ लपकी। हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमें समझ में आया कि एक लाल और काले रंग की आकृति हमारी तरफ आ रही है। गोली मारने की कोशिश की हमने, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, खिलाड़ियों के तुक्के हमेशा चूक जाते हैं। चूक गए हमारे तुक्के भी। इसके पहले कि हमारी समझ में आता कि आखिर हुआ क्या है, वो टाइग्रेस सवार हो गई मेजर बी के हाथी की सूंड पर, यानी कि टस्कर की सूंड पर, और उसने अपने दांत और पंजे गड़ा दिए हाथी के नरम मांस में। हाथी ने जोर से चिंघाड़ा क्योंकि वो दर्द से कराह रहा था। टाइग्रेस जहां पर लटकी हुई थी वो हाथी के सिर के एकदम नीचे, यानी कि माथे के नीचे, महावत टाइग्रेस के मुंह से निकलने वाली गर्म हवाओं को महसूस कर पा रहा था, और किसी भी क्षण टाइग्रेस उसे चिथड़ों में बदल सकती थी। अगले ही सेकंड एक दहाड़ सुनाई दी, और ये दहाड़ चिंगाड़ नहीं थी, दहाड़ थी मेजर बी के उस हाथी की जो कि दर्द की वजह से पागल हुआ जा रहा था। और तेजी से इधर से उधर घूम रहा था वो हाथी अचानक से अगले दो पैरों पर खड़ा हुआ और जोर से झटका देके अपने पैरों को थड़ की साउंड के साथ नीचे लेके आया। यानी कि वो झटका देना चाहता था कि टाइग्रेस उस झटके से नीचे गिर जाए। अब मेजर बी और महावत हाथी के ऊपर के हौदे को पकड़ के किसी तरह से लटके थे, क्योंकि हाथी कभी यहाँ झटका दे रहा था, कभी वहां दे रहा था, और ये झूले की तरह झूल जा रहे थे। अब मेजर बी की राइफल उनके हाथ से छूट गई और गिरी जाके घास पर। अब गुस्से से पागल उस टस्कर ने अपने खून से सनी हुई सूंड को हमारी तरफ घुमाया। अब ये खून केवल हाथी का नहीं था, टाइग्रेस का भी था, जो उसकी आंतों से निकल रहा था। अब हाथी अपने घुटनों पे आ गया ताकि टाइग्रेस को सूंड और जमीन के बीच में दबा दे। अब यह दृश्य बड़ा ही खतरनाक दृश्य था, देखने में ही डर लग रहा था, और वो जो महावत था मौत के बहुत ज्यादा नजदीक था। अब जो हाथी ने अपना पॉस्चर बना लिया था, ऐसे में महावत बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था नीचे गिरने से। मेजर बी ने अपने बाएं हाथ से महावत की गर्दन को पकड़ा हुआ था। वो हेल्प कर रहे थे ताकि महावत नीचे ना गिर जाए। खुद भी वो गिरने की ही स्थिति में थे, हौदे की रस्सी को पकड़ के बैठे थे। टाइग्रेस भी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि टाइग्रेस अब गिर जाएगी कि तब गिर जाएगी। हमने अपने हाथी को इसलिए आगे बढ़ा दिया था कि हम नजदीक होते तो क्या पता उस टस्कर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता, झुंझलाहट और ज्यादा बढ़ती। हो सकता था वो अपना गुस्सा हमारे हाथी पर उतार देता, क्योंकि वो थी फीमेल हाथी और वो था जबरदस्त टस्कर। अगर कोई टस्कर बिगड़ैल बन जाए और वहां पर दूसरे टस्कर यानी कि कुमकी हाथी ना हो उसे कंट्रोल करने के लिए, तो बेहतरी इसी में होती है कि उस वक्त उस हाथी की रेंज से आप बाहर चले जाओ। महावत एक्सपर्ट होता है हाथी के टेम्पर को डील करने के लिए, और अगर आप दूर चले जाते हैं तो कोई ऐसा दूसरा कारण नहीं होता जिससे वो हाथी और ज्यादा नाराज हो जाए। महावत पूरी ताकत से लगा हुआ था उस हाथी से निपटने में। अपने अंकुश यानी गजबग, वो जो आयरन हुक होता है, उससे वो ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था हाथी पर, और इतनी मोटी मोटी भद्दी भद्दी गालियां निकाल रहा था वो महावत कि हम सोचने को मजबूर हो गए थे कि हिंदी भाषा में इतने सारे नए शब्द और भी हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। अब इतनी मोटी मोटी गालियां जब महावत ने निकाली तो वह टस्कर मजबूर हो गया सुनने के लिए, और धीरे धीरे वह शांत हो गया। वो समझ चुका था कि अगर मैं शांत नहीं हुआ तो ये महावत मेरी माँ बहन एक कर देगा। और 1 घंटा बीतने के बाद तो वो हाथी इतना ज़्यादा शांत हो गया था, एक चुपचाप सीधे साधे बच्चे की तरह कोने में खड़ा था। और कुछ कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हाथी शर्मिंदा था कि उसने अपने महावत को इतना ज़्यादा परेशान किया, और ऐसा लग रहा था कि अंकुश के प्रहार से वो नहीं रुका था, वो रुका था गालियों के प्रहार से जो गए थे उसके दिलो दिमाग के अंदर, उसके कान के रास्ते से। अब हमने उस महावत से कहा कि हाथी को नदी की तरफ लेकर चलो। हमने सोचा था कि हम उसके घावों को धो देंगे, अपनी गिरी हुई राइफल को भी उठा लेंगे जो कि गिर गई थी मेजर बी के हाथ से। हमें उठाना था टाइग्रेस को भी, जो कि वहां पर मरी पड़ी थी। लेकिन वो टाइग्रेस उठाने की स्थिति में नहीं थी, बटोरने की स्थिति में थी। उसका सर चीथड़ों में
मांस के लोथड़ों में बदल गया था, हड्डियां भी जगह जगह से टूटी थी। अब इस सुबह सुबह इस तरह का दृश्य देखना बड़ा ही दुखदाई था, विभत्स था। अब जैसे ही मेजर बी ने अपना ट्रिगर दबाया था, टाइगर्स हिल गई थी और शायद मेजर बी का शॉट उस घायल सुअर को लगा था जो कि जंगली कुत्तों से डर के घास के अंदर भागा था, क्योंकि जंगली सुअर उसके बगल में ही था और वो गोली वहीं पे लगी थी। वो गुस्से से पागल होके उस तरफ पलटी थी और उसने उस जंगली सुअर के ही चीथड़े उड़ा दिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि ये धमाका हुआ है इस जंगली सुअर ने ही किया है। अब हमने कोशिश की कि जो मरे हुए कुत्ते वहां पर पड़े थे उन्हें हम ढूंढें, लेकिन हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मरे कुत्ते वहां से गायब हो चुके थे। वो गायब नहीं हुए थे। जंगली कुत्तों की आदत होती है, अगर उनके साथी मर जाते हैं तो जंगली कुत्ते ही उसे खा लेते हैं। अब जब हम नदी पर पहुंचे और देखा महावत ने उसके घावों को साफ कर दिया है, तो हमें ये जान के खुशी हुई कि वो घाव उतने ज़्यादा घातक नहीं थे जितने घातक हमने उन्हें समझा था। अब ऐसा लग रहा था कि टाइग्रेस भी अपनी जवानी के दिनों में नहीं थी, थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी। ये फ़ायदेमंद रहा था हाथी के लिए। टेबल क्लॉथ को फड़वा के हमने मंगवाया कैंप से, जो कि आती हुई बैलगाड़ी में लाया गया था। अब उस कपड़े से हमने टस्कर की सूंड पर बैंडेज बांधी। अब वो हाथी मतवाला नहीं था, वो बिहेव कर रहा था एक शांत बच्चे की तरह। पानी में शांति के साथ बैठा हुआ था, हमें मलहम और पट्टी करने दे रहा था, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं था, क्योंकि उसका महावत वहीं पर पास खड़ा था, जो कि उसे और ज़्यादा दर्द दे सकने में सक्षम था, अंकुश मार कर भी और कानों से गालियों का घोल पिलाकर भी। यानी कि 001 तेरी बहन को नमन। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।